मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नादवारा में हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार कृषक वर्ग, जागीर व्यवस्था देख रहे हैं। आज मैंने जागीर हस्तांतरण व जागीर प्रशासन पर अपना एक ई कंटेंट डाला है। उसी के अंतर्गत जागीर प्रशासन को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम जागीर प्रशासन पर ये मेरा व्याख्यान है। जागीर प्रशासन कैसे चलता है, कैसे उसकी व्यवस्था है, उसका हम यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं। जागीर क्षेत्र में स्थानीय कर्मचारियों में कानूनगो एवं चौधरी की सेवाएं आवश्यक होती थीं। कानूनगो सामान्यतः लेखाकार की जाति, जिसमें कायस्थ, खत्री आदि होते थे और यह पद वंशानुगत होता था, परंतु इस पद की मान्यता के लिए शाही आदेश आवश्यक था। परंपरा अनुसार मृत कानूनगो के उत्तराधिकारी को इस पद की स्वीकृति के लिए दरबार से आदेश की प्राप्ति हेतु आवेदन करना पड़ता था। एक बार स्वीकृति होने पर यह आदेश, जिसको कि सनद भी कहते हैं, जीवन भर के लिए होता था। वस्तुतः शाही आदेश के द्वारा कानूनगो पद मुक्त भी किया जा सकता था। ऐसा तभी किया जा सकता था जब उसके कर्तव्यों के प्रति अकर्मण्यता एवं घूसखोरी या दंडित करना अथवा इस पद पर प्राप्तकर्ता की संख्या कम करनी होती थी। शेरशाह एवं अकबर के समय में एक परगाने में एक ही कानूनगो होता था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहां के शासनकाल तक एक परगाना में 2 या 2 से अधिक कानूनगो नियुक्त किए जाने लगे थे। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो प्रशासन है उसमें निरंतर परिवर्तन होता जा रहा था। इसीलिए औरंगजेब ने एक परगाने में 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी थी। उसने हिंदू कानूनगो को हटाकर मुस्लिम कानूनगो, जिसे कि मैमीन, रखने की नीति भी आरंभ की थी। वस्तुतः दरबार में अधिक उपहार भेंट करने पर भी प्रत्याशी अपने लिए पद स्वीकृत करा लेता था। कानूनगो को परगाने की लागत संबंधी रसीदें, क्षेत्र संबंधी आंकड़े, स्थानीय राजस्व की दरें तथा वहां की परंपरा एवं नियमों की स्थायी जानकारी होती थी। जागीर प्रदान करने के लिए दरबार को राजस्व व क्षेत्र संबंधी आवश्यक आंकड़ों की आवश्यकता हुआ करती थी। यह कानूनगो द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। उसका प्रमुख कार्य जागीरदार द्वारा प्रेषित सूचनाएं, राजस्व संबंधी आंकड़े यानी कि मुवाजन ए दहसाला तथा अपना व्यक्तिगत अनुभव अमीन के सम्मुख पेश करना होता था। अमीन द्वारा किए गए राजस्व निर्धारण पर कानूनगो को हस्ताक्षर करने ही पड़ते थे तथा चौधरी एवं मुकद्दम के साथ कबूलियत, स्वीकृत संबंधी जो दस्तावेज होते थे उन पर भी हस्ताक्षर करने होते थे। राजस्व निर्धारण, संकलन, बकाया एवं खर्च के विस्तृत विवरण की एक प्रति कानूनगो के पास हमेशा ही रखी जाती थी, जो जमींदारों एवं अन्यों के लेखों से मिलान करके इस बात का इत्मीनान किया करता था कि अमीनों को किए गए सभी भुगतान का उसने ठीक से उल्लेख किया है अथवा नहीं। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि शाही प्रशासन अमीन से शाही कानूनों का ईमानदारी से पालन तथा किसानों के मित्र के रूप में कार्य करने की आशा रखा करता था। कानूनगो का यह कर्तव्य भी था कि वह अमीन, जो कि कोई जोखिम ही नहीं लेता था, उसकी सूचना दरबार को दे दी जाती थी। इसके अतिरिक्त विरोधाभास के रूप में एक ही शाही आदेश के अनुसार उसका प्रमुख कार्य अधिकतम भू राजस्व निर्धारण की तैयारी के काम को संपन्न करना था। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रशासन के पास है। इसकी व्यवस्था कानूनगो, मुकद्दम और अमीन को करनी होती थी। यदि हम परगना प्रशासन देखें तो उसमें कानूनगो के साथ चौधरी का स्थान महत्वपूर्ण हुआ करता था। सूबा गुजरात व दक्कन के संदर्भ में चौधरी के समकक्ष अधिकारी क्रमशः
देसाई व देशमुख के नाम से ही जाने जाते थे। चौधरी का पद स्थानीय जमींदारों में से उसको दिया जाता था जो राज्य के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति होता था। इस तरह से इस पद का प्राप्तकर्ता मूलतः जमींदार ही हुआ करता था। कानूनगो की तरह यह पद भी वंशानुगत होता था, परंतु प्रत्येक उत्तराधिकारी के लिए शाही सनद प्राप्त करना अति आवश्यक होता था। कानूनगो का कार्य प्रधानतः राजस्व निर्धारित करना था, जबकि चौधरी मुख्यतः संकलन के कार्य से संबंध रखा करता था। जागीरदार के अधिकारियों द्वारा जमा के निर्धारण के विवरण पर तथा अन्य दस्तावेजों पर चौधरी अपने हस्ताक्षर किया करता था। इस तरह की कबूलियत संबंधित गांवों के मुकदमों से प्राप्त कर ली जाती थी। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वालों को निर्धारित राशि जमा संकलित करने का उत्तरदायित्व निश्चित होता था। चौधरी छोटे जमींदारों के जमीन के रूप में कार्य किया करता था। संभवतः चौधरी जमींदार तथा मुकद्दम से राजस्व संकलित कर अमीन को देता था। प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखकर जमा में कमी की जाती थी, किंतु अन्य परिस्थितियों में चौधरी द्वारा संकलित करने से मना करने पर उसको कठोर दंड दिया जा सकता था। ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था थी जागीर के अंतर्गत। राजस्व संकलन करने संबंधी प्रमुख कार्य के अतिरिक्त चौधरी के अन्य कार्य भी थे। चौधरी एक प्रकार से कानूनगो पर अतिरिक्त नियंत्रण रखने के कार्य में सहयोग देता था। उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मुआवजा, कागजात एवं स्थानीय परंपराओं संबंधों की सूचनाएं अपने हस्ताक्षर के साथ निरंतर दरबार में भेजता रहे। चौधरी को राज्य की तरफ से इनामी जमीन प्राप्त होती थी अथवा वंशानुगत जमीन पर राजस्व निर्धारण नहीं होता था। इस विशेषाधिकार के अतिरिक्त चौधरी संकलित राजस्व में कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में प्राप्त करता था, जिसकी दर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग से ही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शाही दरबार के पास कानूनगो एवं चौधरी को उनके पद से हटाने का अधिकार होने के कारण जागीर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखने का अस्त्र भी रहा करता था। वस्तुतः इन स्थानीय वंशानुगत अधिकारियों के प्रति अन्य केंद्रीय अधिकारी भी जागीर की घटनाओं को लेकर सचेत रहा करते थे। प्रत्येक सूबे में दीवान के अधीन वित्तीय विभाग होता था, जिसका एक कार्य यह भी होता था कि जागीरों द्वारा किसानों पर होने वाले अतिक्रमण पर वह नियंत्रण रखे। वह जागीर में होने वाले अवैध कार्यों के प्रति दरबार को सूचित किया करता था तथा शाही आदेशों की जागीरदारों अथवा उसके प्रतिनिधियों के आचरण के संबंध में लागू किया करता था। चूँकि जागीरदारों को अपने आमिलों की वित्तीय मांग का विवरण स्वयं ही कचहरी में तय करना होता था, अतः उसका जागीरदारों पर नियंत्रण काफ़ी प्रभावपूर्ण था। अकबर एवं जागीर के शासनकाल में कभी कभी दीवान के साथ एक अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति भी की जाती थी, जो जागीर क्षेत्रों में राजस्व संकलन के संदर्भ में शाही नियमों के परिपालन का ध्यान रखा करता था। परगने के अन्य पदाधिकारी फौजदार का कार्य शाही दरबार की ओर से सैनिक एवं पुलिस से संबंधित भी होते थे। उसका एक मुख्य कार्य खालिसा क्षेत्र तथा जागीरदारों अथवा आमिलों के राजस्व संकलन में सहायता करना भी होता था। बड़े जागीरदारों को प्रारंभ से ही अपने क्षेत्रों में फौजदारी के अधिकार दिए गए थे, किंतु औरंगजेब के शासनकाल में यह सामान्य सी बात हो गई थी। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शाही फौजदार के अधिकारों में काफ़ी कमी कर दी गई थी, क्योंकि उसे अब जागीर के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहा था। मुगल साम्राज्य में वाक़या नवीस अधिकारियों का एक जाल सा बिछा हुआ था। उनका कार्य अपने क्षेत्र में होने वाली ज्यादतियों एवं अनियमितताओं की सूचनाएं बादशाह तक पहुंचाना हुआ करता था। वस्तुतः ये भ्रष्ट आचरण के लिए मशहूर थे तथा अपने स्वार्थ के लिए पक्षतापूर्ण सूचनाएं बादशाह को भेजा भी करते थे, जिसके कारण कभी कभी
स्थानीय विद्रोह भी हो जाया करते थे। सैद्धांतिक रूप से किसान एवं जागीरदार द्वारा किए गए अतिक्रमणों की शिकायत सीधे मुगल दरबार, सूबेदार एवं सूबे के दीवान को कर सकते थे। हमें ऐसे बहुत से दृष्टांत मिलते हैं जबकि इनके खिलाफ किसानों ने अथवा जमींदारों ने अपने कष्टों की शिकायत मुगल दरबार में पेश की थी। यहाँ तक कि वेतन जागीर में होने वाले अनियमितताओं एवं असंगत कर विधि के विरुद्ध भी किसान व छोटे जमींदार एवं अमीन शिकायत पेश करने में पीछे नहीं रहा करते थे और मुगल बादशाह इन्हें शीघ्र ही हल करने का प्रयत्न किया करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जागीरदार अपनी तरफ से ऐसी स्थिति बहुत कम ही आने देते थे जिसमें कि किसान, जमींदार या जागीरदार सीधे मुगल बादशाह के संपर्क में आए। जागीर प्रशासन का अध्ययन करने पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जागीरदार द्वारा अनियमितता व अतिक्रमण करने पर मुगल बादशाह जो दंड देता था वो काफ़ी कठोर भी था और काफ़ी उदार भी था। सामान्यतः ऐसी शिकायतों के बाद अधिक से अधिक यह होता था कि जागीरदार को एक जागीर से दूसरी जागीर में तबादला कर दिया जाता था। शाही दरबार के इस उदार व्यवहार का कारण स्पष्ट था। वास्तव में मुगल दरबार द्वारा जागीरदारों को अनियमितताएं करने से रोकने में व्यावहारिक कठिनाइयां थीं, जिनमें समय एवं स्थान की दूरी के साथ साथ जागीरदार द्वारा प्राप्त अधिकार भी थे। इसके अतिरिक्त शिकायत करने वालों को फिर उसी क्षेत्र में ही रहना पड़ता था। बादशाह के उदार स्वभाव का यही एक मुख्य कारण रहा था। इसी के साथ हमारा ये जागीर प्रशासन का जो व्याख्यान है यहाँ पर समाप्त होता है।